हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर प्राची वर्मा और अब बारी है हमारी इस न्यू बुक की सप्लीमेंट्री रीडर के फर्स्ट चैप्टर हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को देखने की। तो पहले हम इसमें कॉम्प्रिहेंशन चेक देखते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइजेस पर आएंगे। कॉम्प्रिहेंशन चेक जो पेज नंबर 3 पर दिया गया है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइन टू द डॉग एंड द ऑक्स। डॉग और ऑक्स को क्या काम दिए गए थे। असाइन करना मतलब किसी को कोई जिम्मेदारी देना है ना, किसी को वो चीज़ दे देना। द डॉग वॉज असाइन द टास्क ऑफ फेचिंग एंड कैरिंग, क्योंकि वो मुंह में लकड़ी पकड़ा हुआ था, उसे वो लकड़ी उठाकर लेकर आनी थी, है ना, और सामान उठाने का जो था वो जिम्मेदारी उसको दी गई थी। दो चीज़ें थी, फेचिंग और कैरिंग। और द ऑक्स वॉज मेड टू प्लो द फील्ड्स, हल चलाना। ये तो हमें हमेशा से ही पता है कि कुत्ते और जो बैल हैं वो क्या काम करते हैं, बैलों की मदद से हल जोते जाते थे और कुत्ता जो है वो सामान उठा के लाता है। ठीक है, तो ये दो काम थे जो डॉग और ऑक्स को दिए गए थे। ये अगर आपको चैप्टर में नहीं भी बताए गए हैं, जैसे ऑक्स का तो पता है कि वो प्लो कर रहा था, लेकिन डॉग का ये पता है क्योंकि वो हड्डी मुंह में पकड़ा हुआ था, तो हमें पता है कि उससे वो मतलब हड्डी नहीं लकड़ी मुंह में पकड़ा हुआ था, तो इससे हमें पता चलता है कि जो डॉग है वो फेच करके ला रहा था, सामान उठा कर ला रहा था। अगला क्वेश्चन है, सेम पेज पर ही चल रहा है, वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। वो हाउलिंग डेजर्ट के बीचों बीच क्यों रह रहा था। द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट डिडंट वांट टू वर्क, क्योंकि उसको काम नहीं करना था, है ना। हाउलिंग डेजर्ट के बीच में रेगिस्तान के जो वो रहते हैं, आंधी तूफान होती है, रेत उड़ती रहती है, हवा चलती है, उस वजह से कोई काम नहीं करता है। दूसरी चीज़, वहाँ दूर दूर तक पेड़ पौधे पानी कीचड़ कुछ भी नहीं है, तो वो काम क्या करेगा, क्या सामान उठा के लाएगा। इसीलिए वो रेगिस्तान के बीचों बीच बैठा रहता है कि उसको कोई काम करना ना पड़े, उसके हिस्से में कोई काम ही ना आए। अगला है, वॉट मेड द डॉग द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। वो घोड़ा, वो कुत्ता और वो बैल, ये तीनों के तीनों इतने ज़्यादा गुस्सा किस बात पे से हो गए। द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वर एंग्री बिकॉज मैन, देयर मास्टर, जो आदमी था उनका मालिक था, told them to work double time to make up for the camel's idleness। कैमल का जो आलस था उसकी भरपाई करने के लिए इन तीनों को ज़्यादा काम करना था। जब कैमल ने इन तीनों को इग्नोर किया तब इनको इतना बुरा नहीं लगा, इनको लगा ठीक है वो नहीं कर रहा काम, उसको डांट पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, आदमी ने कैमल को मनाने की बजाय या उसको डांटने की बजाय क्या किया, इनको ज़्यादा काम दे दिया कि वो नहीं कर रहा काम तो उसको छोड़ो, वहाँ टाइम मत वेस्ट करो और यहाँ आप लोग ज़्यादा काम करने लग जाओ। तो इस तरीके से वो तीनों गुस्सा हो गए थे और पंचायत लगा के बैठ गए थे। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। जिन को कैसे पता चला कि भाई जिसकी बात वो कर रहा था, घोड़ा कर रहा था, वो कौन है। आपने देखा होगा सेंटेंस जो है बुक में यूज़ किया गया है जो चैप्टर में, उसमें सीधा कैमल नहीं लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है, द जिन वॉज द मास्टर ऑफ डेजर्ट्स। ठीक है, जिन जो है वो ऑल डेजर्ट्स का मास्टर था, है ना, उन्हीं का ख्याल रखता था, रखवाली करता था। So he was able to know easily who the animal with a long neck and long legs were। तो घोड़ा कैसे बोलता है कि उसकी लंबे लंबे पैर हैं और उसकी लंबी सी गर्दन है और तुम्हारे डेजर्ट के बीच में बैठा रहता है। तो उसको पता था क्योंकि जिन पूरे रेगिस्तान की देखरेख करते थे तो उन्हें ये चीज़ पता थी कि लंबे पैर और लंबी गर्दन वाला जानवर रेगिस्तान में कौन है, कैमल है। ठीक है, तो इस तरीके से जिन को आसानी से समझ में आ गया था। फिर आते हैं हम पेज नंबर 5 पर, जहाँ कॉम्प्रिहेंशन चेक का पहला क्वेश्चन है, द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल, वॉट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल। जब जिन ढूंढने गया कैमल को सबक सिखाने के लिए, तो जिन ने क्या देखा कि वो कैमल जो है वो पानी में खुद की परछाई को देख रहा है। तो इससे आपको कैमल के बारे में क्या पता चलता है, दिस स्टेटमेंट सजेस्ट दैट द कैमल लव्ड इट्स ओन इमेज इन द पूल। कैमल खुद की शक्ल को पूल में देखकर, मतलब अपना चेहरा उसमें देखकर, अपने आप को उसमें देखकर बहुत खुश हो रहा था, उसे बहुत पसंद था कि मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, स्मार्ट दिखता हूँ। परहैप्स ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ हैंडसम लुकिंग। वो अपने आप को हैंडसम दिखने वाला व्यक्ति, हैंडसम दिखने वाला जानवर समझता था, इसीलिए वो आईने, जैसे ऐसे कहते हैं ना, जो लोग बहुत ज़्यादा आईना देखते रहते हैं उनको अपने चेहरे से बहुत ज़्यादा ही प्यार होता है कि मैं कितना अच्छा दिखता हूँ या मैं कितनी अच्छी दिखती हूँ। बस अब कैमल तो आईना लेके घूम नहीं सकता, इसलिए वो तालाब के पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखकर ही खुश हो रहा था। The camel said repeatedly,
हाउ डिड इट अफेक्ट हिम, अब उसके बार बार कहने की आदत से उसको कैसे सबक मिला। द वर्ड मीन्स अनॉयड द जिन, ठीक है, जिन को ये तो पता था कि वो घोड़े को, कुत्ते को और बैल को ये चीज़ बोल चुका है, लेकिन जब जिन उसको बहुत प्यार से समझाने के लिए वहाँ पर गया तब उसने जिन के साथ भी वही व्यवहार किया, जिसकी वजह से जिन को गुस्सा आ गया। तो क्या हुआ, ही टर्न्ड हम्प इनटू द हम्प ऑन कैमल्स बैक, इसका ये जो करने वाली आदत थी उसमें से एच हटा दो तो हम्प बन जाएगा। हम्प का मतलब कुबड़ होता है। तो जिन ने कहा कि तुम्हारे पीठ पर जो हम्प आ गया है वो तुम्हारे करने की आदत की वजह से ही आया है, मतलब तुम्हारी गलतियों की वजह से तुम ये सब कुछ भुगत रहे हो। फिर है अगला क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वॉज द यूज ऑफ द हम्प, तो अब जिन के हिसाब से उस हम्प का क्या इस्तेमाल था। द कैमल्स हम्प कंटेन्ड फूड मटीरियल, उसके अंदर खाना और पानी रहता है, ऐसा जिन ने कहा था। इट हेल्प द डेजर्ट एनिमल गो विदाउट एनी फूड फॉर 3 days, 3 दिन तक बिना खाना और पानी के डेजर्ट में कोई भी एनिमल रह सकता है अगर उसके पीछे हम्प है तो, और हम्प किसके पीछे है, कैमल के पीछे है, इसीलिए कैमल के पीछे हम्प होने का कोई प्रॉब्लम नहीं थी कैमल के लिए, उसके लिए बाधा नहीं बनती, उसके लिए वो फायदे की चीज ही थी। इसके बाद आता है He has never yet learned to behave, ये एक लाइन है, इसको कोट्स में, कोटेशन मार्क में लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि हमने ये लाइन चैप्टर में से ऐसी की ऐसी उठा के रख दी है, कुछ भी बदलाव नहीं किया है। वो कह रहे हैं He has never yet learned to behave, yet का मतलब होता है अभी तक, ठीक है, तो उसने अभी तक अच्छा व्यवहार करना नहीं सीखा है। तो इन द लाइट ऑफ दिस व्हाट इज द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल, इन द लाइट ऑफ दिस मतलब इस सेंटेंस के हिसाब से जो राइटर है हमारे वो क्या कहना चाह रहे हैं। आंसर ये है, द राइटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द कैमल हैज नॉट चेंज्ड इट्स नेचर एंड हैबिट्स टू दिस डे, राइटर ये कहना चाहते हैं कि उस कैमल ने आज तक अपनी आदतें और अपना नेचर नहीं बदला है, वो अभी भी ऐसा ही है। आप कभी भी किसी कैमल से बात करने की कोशिश करेंगे, कैमल बहुत ज़्यादा हुम्फ करता रहता है, इसीलिए शायद से रुडयार्ड किपलिंग के दिमाग में आया कि चलो इस हुम्फ को लेकर एक कहानी बनाई जाए। तो राइटर ये कहना चाहता है कि कैमल अभी भी अच्छा बिहेव करने वाला जानवर नहीं है। तो आगे आते हैं हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जिसका पहला क्वेश्चन है, कैन दिस स्टोरी बी फैक्चुअली ट्रू, क्या ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है, क्या इसके तथ्य सही हैं, क्या इसका दावा सही है। तो नहीं, ये स्टोरी फैक्चुअली ट्रू नहीं है। हमने शुरुआत में देखा था कि उसमें लिखा था कि ये एक इमेजिनरी है और ये क्या है, फेबल है। पहली चीज़ तो ये भाई कि जानवर बात नहीं करते जिस तरीके से वो हाँ, जिस तरीके से हम बात करते हैं, वो आपस में भले ही बात कर सकते होंगे लेकिन वो हमसे बात नहीं कर सकते ना बोलकर। तो पहली चीज़ तो वही हो गई कि वो इमेजिनरी है। फेबल इसलिए क्योंकि इसके जो किरदार हैं वो भी काल्पनिक तरीके से ही हैं। जानवर काम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, आपस में गुस्सा हो रहे हैं, है ना, पंचायत बिठा रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो फेबल में ही होती हैं। और फेबल जो होती है वो काल्पनिक होती है, इसलिए ये कहानी भी इमेजिनरी ही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द स्टोरी अबाउट, ये कहानी किस बारे में है। कंसिडर द फॉलोइंग, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से चूज करके सही बताना है कि ये कहानी किस बारे में है। हाउ द वर्ल्ड बिगैन, वाई एवरीवन शुड डू हिज और हर शेयर ऑफ वर्क सीरियसली, सबको अपना अपना काम सीरियसली क्यों करना चाहिए, इसकी सीख है। या दुनिया की शुरुआत कैसे हुई, इसकी सीख है। या एनिमल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं हमारे लिए, ये सीख रहे हैं। या कैमल को हम्प कैसे मिला, ये सीख रहे हैं। हालांकि दुनिया की शुरुआत के बारे में भी कहानी है, उसके बाद में हमें हमारा काम करना चाहिए, ये भी सही है, और हमारे लिए जानवर क्यों ज़रूरी है, ये भी सही है। लेकिन इस कहानी में बात तो सिर्फ इसलिए इसकी हो रही है कि कैमल को उसकी कुबड़ कैसे मिली। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4th वाला करेक्ट है, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 3rd क्वेश्चन है, What did you do over the weekend? वीकेंड आप सबको पता है क्या होता है, वीकेंड होता है सैटरडे संडे, जब हमारी वीक खत्म होती है तो वो वीक एंड हो जाती है ना, हफ्ता खत्म हो रहा है तो वीक एंड। तो आप वीकेंड पर क्या करते हो,
वर यू जनरली एक्टिव और आइडल, क्या आप साधारण तौर पर एक्टिव रहते हो, काम वाम करते हो या आलस करते रहते हो? प्लीज चेक योर बैग बिफोर स्टार्टिंग टू डिस्कस और आंसर दी क्वेश्चन। इस सवाल का जवाब देने से पहले अपनी पीठ देख लें, कहीं आपकी पीठ पे कोई कुबर तो नहीं उगाई है। और वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप आलसी हुए तो आपकी पीठ पे हम्प होगा। ऑन वीकेंड आई गॉट अप लेट एंड रिलैक्स्ड, सबसे पहली चीज़ तो भाई लेट सो के उठना। खुशी इसी चीज़ की होती है कि संडे आ रहा है, मतलब सुबह जल्दी उठ के स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, हम आराम से सोकर उठ सकते हैं। तो वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग या गेट अप लेट इन द मॉर्निंग एंड फील रिलैक्स्ड, आप आराम से रिलैक्स रहते हो। लेट इवनिंग आई वॉच्ड माई फेवरेट टीवी सीरियल, आप लेट इवनिंग क्या होती है, 6-7 बजे के बाद, है ना, तो तब आप जो है टीवी सीरियल या आपका शो, फेवरेट कार्टून, गाने, आपको जो भी टीवी पे देखना होता है आप वो देखोगे। आई प्लेड क्रिकेट इन द आफ्टरनून, आपने दोपहर में अपने दोस्तों के साथ बाहर क्रिकेट खेला। आई हैव चेक्ड माई बैग एंड देयर इज़ नो हम्प, मैंने अपनी पीठ देख ली है और मेरी पीठ पे कोई हम्प नहीं है। मतलब कि आपका दिन काफ़ी एक्टिव गया, भले ही आप लेट सो के उठे लेकिन आपने आलस नहीं किया, आपने खेला। आप इसमें होमवर्क भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अगर संडे के दिन पूरा हम रिलैक्स ही करते रहेंगे या खेलते ही रहेंगे तो फिर मंडे होमवर्क कौन करेगा, है ना। तो मंडे स्कूल जाना है ना, तो होमवर्क भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, देयर आर ब्रॉडली 2 कैटेगरीज ऑफ वर्कर, 2 तरीके के लोग हैं जो काम करने वाले 2 तरीके के लोग होते हैं। पहला होता है दोज हु प्रेफर टू डू टुडे व्हाट दे कैन डू टुमारो। प्रेफर का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, कि आप आज के काम को तो करते ही करते हो, आप कल के काम को भी इतनी इंपॉर्टेंस देते हो कि आप कल, अगर जैसे आज आपको जल्दी कंप्लीट हो गया काम तो आपने कल का काम भी पहले से करके रख लिया। तो पहले टाइप के वर्कर तो ये होते हैं। दूसरे टाइप के होते हैं एंड दोज हु प्रेफर टू डू टुमारो व्हाट दे कैन डू टुडे। आप आज इतना आलस कर लेते हो कि सोचते हो मन नहीं कर रहा, एक काम करते हैं जो थोड़ा सा कर लेते हैं, बाकी बचा काम कल कर लेंगे। तो ये होते हैं दूसरे टाइप के, जिनको हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट करने वाले, है ना। प्रोक्रेस्टिनेट करने का मतलब होता है आज का काम कल पे डालना, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे करके वो बाद जब आता है तो ढेर बन जाता है काम का। तो ये वो लोग होते हैं। वेयर डू यू बिलोंग, आप कौन सी श्रेणी में आते हैं? आई पर्सनली बिलीव इन डूइंग माई वर्क प्रॉम्प्टली एंड वेल इन टाइम, सही से और समय पर काम करना मुझे अच्छा लगता है, ना पहले ना बाद में। पहले तो आप कर लें तो वो अच्छा ही है, लेकिन बाद में करने से तो बेहतर है कि आप समय पर वो चीज़ करें। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है। हमारे इफ सो हैपन की पहली यूनिट जो है ये कंप्लीट हो गई है। अगली यूनिट हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे, जिसके लिए आपको जाना है इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे आपको 100% फ्री ऑनलाइन शिक्षा मिलेगी। तो टाइप करें गूगल पे जाके magnetbrains.com। स्क्रीन पर जब हमारी वेबसाइट खुलती है तो उस पर आपको अपना कोर्स और अपनी क्लास सेलेक्ट करना है, CBSE हिंदी मीडियम और क्लास 8, जहाँ पे एक टैब बना होगा जिस पर इफ सो हैपन सामान्य अंग्रेजी की सारी यूनिट्स दी गई हैं, उस पर क्लिक करें और आपके पास वो पूरी लिस्ट आ जाएगी जिसमें सारी यूनिट और उसके टॉपिक्स दिए हुए हैं। जिस भी वीडियो को आप देखना चाहते हैं उस वीडियो के सामने वॉच नाउ पर क्लिक करें और वीडियो शुरू हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना है स्टार्टिंग से एंड तक, ताकि सारी डाउट्स क्लियर हो जाएं। और अगर इसके अलावा कोई डाउट आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। अब जो कि आपको यहाँ पर 6 से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए 100% फ्री ऑनलाइन शिक्षा मिल रही है सारे स्टेट बोर्ड्स के हिसाब से, तो इस वीडियो को लाइक करना बनता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहें, और इसी के साथ साथ अपने दोस्तों से और अपने क्लासमेट से इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।